welcome children. Now we had already started with this chapter, that is Indian Constitution, and just a speedy brush up of this chapter, that what is the Constitution and what are the rules and regulation that are written down in it, what is preamble, and we also saw that is there in our Constitution written that India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic country, and it always will give its citizen justice, social, economic and political justice, plus हर एक इंडियन सिटीजन को लिबर्टी, दैट इज फ्रीडम मिलेगी of thought, expression, belief, faith, worship, and it was also told to you in the previous lecture that how equality of status and of opportunity, मतलब कि हर एक इंडियन सिटीजन को स्टेटस की इक्वालिटी होगी, अपॉर्चुनिटी हर एक को सही मिलेगी, एंड हमें ये स्प्रेड करना है अबाउट द इक्वालिटी अमंग ऑल, दैट इज़ टू प्रमोट अमंग ऑल द सिटीज इन द फ्रेटर्निटी, और हर एक को हमें ये श्योरिटी दिलवानी है, दैट इज़ एश्योरिंग दैट you all will be treated equally in the country, and there will be, अगर सबको equality की एक feeling आएगी, then only there will be unity and integrity of the country. In our Constituent Assembly this 26th day of November 49, that's 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये हमारे Constitution में लिखा हुआ है, right? एंड देन वी सो व्हाट इज़ प्रीएम्बल. तो मैंने एग्जाम्पल दिया था अबाउट कि अगर कुछ समझ में ना आए, जैसे तुम्हारे संस्कृत की टेक्स्ट बुक में कोई श्लोक का मतलब ना समझ में आए, तो वेरी हैंडी यू हैव दैट डाइजेस्ट और रेफरेंस बुक जिसमें उसके सिंपल एक्सप्लेनेशन दी गई है. तो अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एक हिस्सा अगर समझ में ना आए, देयर इज़ अ प्रीएम्बल विच इज़ सेड टू बी अ सपोर्टिव हैंड. एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इट वॉज फॉर्म्ड, It started working in 1946 from 9 December, और आगे जाके हमने देखा कि ये सारे लोग जो उसके बहुत important leaders who were a part of framing the constitution. As we move ahead, we also saw कि मैंने कहा था we feel very proud के तब भी ऐसे female members थे हमारे who were a part of this constitution making, that is Sarojini Naidu and Vijaya Lakshmi Pandit. फिर प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एंड द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. टोटल, वेरी इंपॉर्टेंट, टोटल 166 मीटिंग्स हुई. इट मीन्स कि ये कितना लंबा चला था, 2 years 11 months 18 days, लेकिन 166 मतलब तो नियरली आधा साल से भी कम. तो यहाँ पे लिखा है 2 years 11 months 18 days, मतलब कि मिले इतने दिनों में मिले सिर्फ 166 टाइम, राइट. एंड देन देयर वर मेनी रीजंस इन बिटवीन, क्यों मीटिंग्स हेल्ड नहीं हुई थी, क्यों वो लोग नहीं मिले थे. देयर वर मेनी अदर, लाइक देन देयर वर पब्लिक हॉलीडेज, देयर वर दिवाली, देयर वर सम इंडियन फेस्टिवल्स, एंड कॉन्स्टिट्यूशन फिर पास हुआ हमारा 26 नवंबर 1949, लेकिन एनफोर्स मतलब उस वो हमारे कॉमन पब्लिक के सामने आया, उस पर हमने एक्सेप्ट करना और उस पर हमने चलना स्टार्ट किया. दैट इज़ इट वॉज एनेक्टेड फ्रॉम 26 Jan 1950. उसका भी मैंने रीज़न बताया था, राइट, अबाउट गांधी जी कि 26 Jan 1930 मतलब इससे 20 साल पहले कांग्रेस के मेंबर्स, दैट इज़ गांधी जी और उनके ग्रुप ने ऑन द बैंक ऑफ रिवर रवि ये बताया था कि दे हैड टेकन अ प्रॉमिस, दे हैड टेकन एन ओथ that 26 Jan will be always celebrated as Independence Day. लेकिन फिर 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त को, तो उसी को इंडिपेंडेंस डे हम कहते हैं. तो फिर 26 Jan का भी इम्पोर्टेंस तो वैसे भी था 1930s में जो ओथ लिया गया था बाय गांधी जी एंड ऑल. तो फिर कंप्लीट हो चुका था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना 49 में, लेकिन हमने 2 महीने हमने वेट किया फॉर 26 Jan, और फिर 26 Jan 1950 को हमने उस दिन को हमने रिपब्लिक डे अनाउंस किया. सो दिस आर द ग्रेट लीडर्स हु आर अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया. उनके अलावा भी बहुत सारे थे.
अब जैसे कि एक स्कूल को आगे बढ़ाने में अच्छी तरह से वो स्कूल चले, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, तो स्कूल के जो हेड हैं, इट कुड बी द प्रिंसिपल मैम, अलॉन्ग विद प्रिंसिपल मैम देयर आर मेनी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग जो रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करते हैं, एंड विद इन द क्लास देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द क्लास टीचर एंड बाय द अदर सपोर्टिव टीचर्स, तो ही जाके वो टीचर अपने बच्चों को कुछ दे पाएगी एंड द चिल्ड्रन कैन देन डेवलप। लेकिन अगर आज 8 बजे बुलाया, कल 12 बजे, फिर कभी 10 दिन की छुट्टियां दे दी, फिर कभी इस क्लास में कभी उस क्लास में ले जाते हैं तुम्हें पढ़ाई करने, कभी स्कूल में बिठा के रखा 6-6 घंटे लेकिन कोई टीचर ही नहीं आई, सारे टीचर्स एब्सेंट में भी, या देयर इज़ नो हाइजीनिक कंडीशन ऑफ द वॉशरूम्स एंड ऑल, पीने का पानी हाइजीनिक नहीं है, इफ़ दिस सो मेनी थिंग्स आर नॉट प्रॉपर इन द स्कूल, तो वो बच्चे कभी डेवलप हो ही नहीं पाएंगे। तो नेचुरली वैसे ही एक कंट्री जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री इंडिया, अगर हमें डेवलप होना है, व्हाट आर वी टू डू, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या गया है, रूल्स, रेगुलेशंस, ideals, that is our goals, our objectives, and how far we are going to move ahead in our life, and many more things are written down in the constitution. लेकिन जब 1950s में रेडी हुआ, मतलब कि उसके 2 साल पहले से जब लिखना स्टार्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंस के बाद, तो कहीं ना कहीं यू कुड हैव सीन कि आज थोड़ा बदलाव आया है। मतलब कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन एक था उसको बाजू में रख के दूसरा हमने पिकअप किया, ये नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन वही है, जैसे कि तुम्हारी स्कूल वही है, लेकिन उसको रिनोवेट किया, ठीक है, बहुत पुरानी हो चुकी थी तो रिनोवेट किया तो एक नयापन आ गया, आज के बच्चों को जो चाहिए वो इंस्टॉल हुआ वहाँ पे, आज की टेक्नोलॉजी तुम्हारे टीचर्स लेके आएंगे, तुम्हारे प्रिंसिपल मैम इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू टेक्नोलॉजी इन द स्कूल। तो बहुत सारी चीज़ शायद वो स्कूल बनी थी 30 ईयर्स बैक, लेकिन आज 30 साल के बाद उससे नयापन चाहिए, समथिंग इंट्रोडक्टरी, समथिंग गुड, समथिंग न्यू एज टूडेज वर्ल्ड, एज मॉडर्न वर्ल्ड। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था मोर देन 70 ईयर्स बैक, और तब जो लोगों ने हिस्सा लिया था ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में वो ऑलरेडी 40, 50, 60 ईयर्स के थे। मतलब कि अब तक तो वो है भी नहीं, और अगर होते तो 100 क्रॉस होते, 120 क्रॉस होते शायद। सो उस 70 ईयर्स या मोर देन 70 ईयर्स पहले के जो 50, 60s के लोगों की सोच थी वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था, लेकिन उस ज़माने के रीति रिवाज के हिसाब से सब कॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट्स ऐड हुए थे। टुडे आफ्टर दिस मेनी ईयर्स द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड अहेड सो मच, एंड सो ऑल्सो इंडिया। इंडिया ने काफ़ी डेवलपमेंट दिखाई है और भी डेवलप हो रही है, आगे बढ़ती रहती है हमारी कंट्री। तो आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस किया हमारी कंट्री में, मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, विच यू विल सी लेटर ऑन इन डिटेल। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन हम चेंज नहीं करेंगे, स्कूल को तोड़ के नया नहीं बनाए, हमने सिर्फ उसमें एक नए कपड़े पहनाए, कुछ नयापन ले आए, कुछ ऐड किया, कुछ डिलीट किया। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम कुछ नयापन ले आएंगे, कुछ एडिशन, कुछ माइनस किया वहाँ से, एंड एक कंट्री अच्छे से आगे बढ़े इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ईच एंड एवरी कंट्री हैज़ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इट मे बी रिटन, इट मे नॉट बी रिटन। कई कंट्री की अनरिटन है, हमारी रिटन है, एंड वी सॉ कि हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन का सपोर्ट लिया था, और कंट्री वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का है। एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स मैंने कहा था तुम्हारे 4 मार्कर के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल के लिए। तो सैलिएंट फीचर्स है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। सेकेंड हमने किया था सेक्युलरिज्म, मतलब सर्वधर्म समभाव, मतलब हर एक धर्म इक्वालिटी की नज़र से देखा जाएगा बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करती, गवर्नमेंट का खुद का कोई धर्म नहीं होगा, वो खुद न्यूट्रल है। तो उसके लिए हर एक इंडियन सिटीजन कोई भी रिलीजन फॉलो करे, कोई भी लैंग्वेज बोले, कोई भी भगवान में वो मानता हो, वो रिच हो, पुअर हो, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, यंग, ओल्ड, हूसोएवर, जेंडर इनइक्वालिटी भी नहीं है, हर एक लोग इक्वल माने जाएंगे, राइट, बाय द गवर्नमेंट। रिपब्लिक मतलब हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के जाने के बाद उनके घर का कोई बैठेगा नहीं उस सीट पे,
हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, तो हमारी कंट्री रिपब्लिक कंट्री है, रिपब्लिक गवर्नमेंट है, राइट। इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग से लोग आते हैं और अपनी पोस्ट पे दे मूव आउट, दे वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एंड वी हैव टू डू टुडे from your, that is a part of it I just said in short last time, central government. So president सबसे टॉप पे, फिर हम देखेंगे 3 parts, that is law makers, कि लॉ हमारी कंट्री के कौन बनाते हैं। अब उसको एग्जीक्यूट कौन करवाएगा, मतलब लॉज तो बना लिए प्रिंसिपल मैम ने, उसको फॉलो कौन करवाएगा स्टूडेंट के पास, तो टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, राइट, और जुडिशियरी। तो ये एक डिपार्टमेंट है कि लॉ बनाने वालों ने लॉ बना लिए, एग्जीक्यूट करवाने वालों ने एग्जीक्यूट करवाए लोगों के पास। अब अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा, जुडिशियरी। तो अब लॉ मेकिंग के अंडर कौन कौन आएंगे, लॉ कौन बनाएगा, नेचुरली पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा राज्यसभा। अब लोकसभा राज्यसभा वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर कि ये जो लोकसभा है ये है यूनियन लेवल पे, मतलब कंट्री लेवल, राइट, एंड राज्यसभा ये भी हमारे कंट्री लेवल पे है, तो दिस इज कंट्री लेवल। सॉरी, यू मस्ट बी एंजॉइंग व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर। तो लेट्स पिक अप अ सिंपल पेन विच इज बेटर वन। तो एक है कि लोकसभा कंट्री लेवल, राज्यसभा कंट्री लेवल, मतलब कि यूनियन लेवल। नाउ द सेम व्हेन यू कम टू स्टेट लेवल, तो स्टेट लेवल पे इसका नाम क्या हो जाएगा लोकसभा का, लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट, और राज्यसभा का नाम बन जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब ये तो एक एक हुए, वन कंट्री लेवल पे लोकसभा और कंट्री लेवल पे एक राज्यसभा। लेकिन स्टेट लेवल पे आएंगे तो हर एक स्टेट के होंगे असेंबली और काउंसिल। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है, ये हो ना हो, इट इज़ नॉट अ कंपल्शन फॉर ईच स्टेट। जैसे महाराष्ट्र के पास असेंबली भी है काउंसिल भी है, गुजरात के पास असेंबली है काउंसिल नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है हर एक स्टेट के पास होना चाहिए, असेंबली ज़रूरी है, राइट। नाउ वी कम टू आ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूट कौन करवाएगा, हमारे पास ये सारे लॉ एंड ऑर्डर्स पीएम और उनके अंडर वापस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और उसको हम कहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और फिर अगर लड़ाई झगड़े हुए तो प्रॉब्लम आ गए, सॉल्व करने हैं, तो दैट इज जुडिशियरी, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। नाउ लेट्स सी, अब मैंने कहा था स्टेट लेवल, तो ये आगे जो हमने देखा वो था हमारा कंट्री लेवल पे, राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ वी मूव ऑन टू स्टेट गवर्नमेंट। वही चीज़ होगी, सेम वही होगी कि देखो प्रेसिडेंट की जगह पे कौन आ जाएगा, स्टेट में गवर्नर, राइट। फिर मैंने कहा था पार्लियामेंट की जगह पे हम लिखेंगे लेजिस्लेचर, फिर लोकसभा की जगह पे हम लिखेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अब उल्टा लिखो, ये हो गया लोकसभा बट स्टेट लेवल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं गया है, बट यहाँ पे विधान परिषद खाली लिखा है, दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये बन जाएगा तुम्हारा अपर हाउस, दैट इज राज्यसभा। तो स्टेट गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज आई टोल्ड यू। देन कम्स योर चीफ मिनिस्टर, मतलब कि यहाँ पे कौन थे, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसकी जगह स्टेट लेवल पे कौन आ जाएगा, दैट इज चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन स्टेट में और भी एक लो लेवल पे हम जाएंगे तो लोकल रीजन। अब लोकल में कौन आएगा, कौन रूल करेगा, तो गांव में होंगे पंचायत सिस्टम लाइक मुखियाज एंड ऑल, और फिर हमारे सिटी लेवल पे आ जाएगा म्यूनिसिपैलिटी। जुडिशरी हाई वहाँ पे था सुप्रीम कोर्ट, यू कैन सी ओवर योर सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे जब तुम आ जाओगे हो जाएगा हाई कोर्ट, क्योंकि स्टेट के हाई कोर्ट होते हैं। अब स्टेट के अंडर जैसे हमने यहाँ पे देखा लोकल, तो ये आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
देन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, फिर लोक अदालत, लोकपाल, लोकायुक्त, तो वो एक स्पीडी जजमेंट के लिए होगा, राइट। नाउ यू कैन सी ओवर हियर द रिप्रेजेंटेटिव, मतलब ये लोग जिन पे हमारे एरिया के लीडर्स जो इलेक्शन में खड़े थे और फिर हमने जाके उनको वोट दिया, उनको जिताया, बिकॉज दे हैव डन लॉट्स ऑफ वर्क फॉर आवर रीजन, फॉर आवर एरिया, वी नो देम, दो नॉट पर्सनली बट एटलीस्ट वी नो कि हमारे एरिया में दिस पर्सनैलिटी, दे हैव डन लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट वर्क। अब हम उनको जिताते हैं तो वो जाके बैठेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेवल पे, और आगे जब उनकी और जब इलेक्शन उनमें होती है तो कई लोग लोकसभा में भी पहुंच सकते हैं। बट एट प्रेजेंट स्टेट लेवल पे जब वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि हमारी जगह पे इनडायरेक्टली वी आर सिटिंग ओवर देयर, बट डायरेक्टली हु गोज एंड सिट्स ओवर देयर इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेटिव। फिर लॉज इनेक्ट होते हैं, फिर लॉ इम्प्लीमेंट होते हैं, ये लोग जाके वोटिंग दे रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं। So these are all various functions of government. Now, legislature, as I told you, law making, executive, the one who helps in executing the laws. तो ये कौन थे? यूनियन लेवल पे PM and group of minister, स्टेट लेवल पे CM and group of minister. फिर और नीचे चले जाओ तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लाइक ग्राम मुखिया एंड ऑल, एंड जुडिशरी दैट इज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोक अदालत, लोकपाल, लोकायुक्त, ग्राम पंचायत में भी उनकी जजमेंट देते हैं गांव में बैठ के गांव के मुखिया। सो दीज आर, बट अगर हम शॉर्ट में कहें तो कंट्री लेवल पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्कर, 3 organs of government. Law, that is legislature makes laws. Executive मतलब PM and group of minister या CM and group of minister with the help of civil servant या civil service officers. अब civil service officers मतलब कौन? जो सिविल मतलब गवर्नमेंट जॉब पे लगे रहते हैं, लाइक इनकम टैक्स ऑफिसर, सेल्स टैक्स ऑफिसर, रेलवे डिपार्टमेंट, बैंक डिपार्टमेंट, वेरियस डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो ये एग्जीक्यूटिव दैट इज PM, CM एंड ऑल, वो किसका सपोर्ट लेंगे? ये लॉ को फॉलो करवाने के लिए, तो वो काम दिया जाता है टू द सिविल सर्वेंट जो ये लॉ हमसे फॉलो करवाएंगे। और जुडिशरी मेक्स पीपल फॉलो द लॉ एंड डज द वर्क ऑफ गिविंग जस्टिस। अब जैसे मैंने कहा, गुजरात के पास विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड हाई कोर्ट है, राइट। अब वाई सो, यू कैन से वाई सो, बट ओके इफ दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो पहले ऐसा था कि अगर इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑल्सो कि विधानसभा, विधान परिषद ये सब होना चाहिए, लेकिन गुजरात की जो पॉपुलेशन है वो लास्ट 10 साल में इतनी बढ़ गई है। बट बिफोर दैट, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, गुजरात एंड महाराष्ट्र वर वन एज मुंबई। लेटर ऑन 1960s में 2 पार्ट बने, एंड यू कुड से कि समय 60-61 when गुजरात वॉज कट ऑफ फ्रॉम मुंबई, फिर गुजरात बना, महाराष्ट्र बना। तो गुजरात की पॉपुलेशन आज जितनी नहीं थी कहीं पे, तब हमने सिर्फ विधानसभा बनाई थी। क्लियर? नाउ फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट मतलब, अब देखो, जैसे हमारे पास 2 गवर्नमेंट है, देखा जाए तो 3 गवर्नमेंट है, दैट इज यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन देयर इज डिस्ट्रिक्ट। बट अगर हम उसे बहुत सिंपल फॉर्मेट में डिवाइड करें तो वी हैव 2 गवर्नमेंट, कंट्री गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो अलग अलग सब्जेक्ट पे लॉज जब बनते हैं तो ऑर्डर्स पास होते हैं। जैसे लॉकडाउन फॉर 2 days, तो चलो लॉकडाउन हुआ मुंबई में, अहमदाबाद में नहीं था, या अहमदाबाद में इन बिटवीन देयर वाज लाइक 10 days एकदम से लॉकडाउन पीरियड आ गया था। तो रात को 12 बजे तक सब कुछ खुला रहेगा, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय, गो एंड बाय इट। कल से 10 दिन के लिए अहमदाबाद टोटली शट डाउन। तो वो हमारे स्टेट का एक ऑर्डर पास हुआ था। दैट डजंट मीन कि कहीं और इंडिया में कंपलसरी है, गेटिंग इट? तो यूनियन गवर्नमेंट के जो भी लॉज हैं वो सब फॉलो करेंगे पूरी कंट्री। तो यूनियन गवर्नमेंट के अंडर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आते हैं जिसपे वो लॉ बनाएगी।
स्टेट गवर्नमेंट मतलब हर एक स्टेट अपने हिसाब से अपने स्टेट के डेवलपमेंट और भलाई के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए वो अलग अलग सब्जेक्ट, उसको जो फिक्स सब्जेक्ट दिए गए हैं उस पर लॉज बनाएगी, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड। इंडिया इज अ फेडरल स्टेट। देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉज। देयर आर 3 सच लिस्ट। अब 3 लिस्ट है। एक तो यूनियन लिस्ट, तो 1 2 3 एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, यूनियन लिस्ट के पास 3 सब्जेक्ट हैं, उसके ऊपर ही वो लॉज फ्रेम करेगी। स्टेट लिस्ट के पास 2 सब्जेक्ट हैं, तो वो उसी पे सिर्फ काम करेगी और लॉज बनाएगी, फिर वो थर्ड में जाके इंटरफियर नहीं करेगी, उसको 2 ही सब्जेक्ट मिले। तो वैसे हमारे पास 3 लिस्ट बने। यूनियन लिस्ट जिसपे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट हैंडल करेगी और सोचेगी और आगे बढ़ेगी। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में स्टेट गवर्नमेंट ही सिर्फ उसी को राइट है टू फ्रेम द लॉज। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब साथ साथ, मतलब यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों काम करेंगे यहाँ पे, लेकिन आफ्टर ऑल टॉप पे तो यूनियन ही है। तो अगर कोई लाइक तू मैं हो जाती है, नो स्टेट गवर्नमेंट विल से वी थिंक दैट दिस इज बेटर फॉर द कंट्री, यूनियन लिस्ट कहेगी नो दिस इज बेटर, तो फाइनली तो हाथ ऊपर रहेगा यूनियन गवर्नमेंट का। लेकिन यहाँ पे वो लोग मिलके काम करते हैं। लॉज फ्रेम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है एप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज बनाएगी वो पूरी कंट्री को फॉलो करनी है। स्टेट लिस्ट जो अपने उसे दिए गए सब्जेक्ट पे वो काम कर रही है, लॉज बना रही है, वो सिर्फ उसी स्टेट के लोग फॉलो करेंगे, राइट। नाउ फंडामेंटल राइट्स, एंजॉय। राइट्स तो सबको पसंद है और अगर नहीं मिलती तो खींच के ले लेंगे, मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू ड्यूटी, यस, व्हेन इट कम्स टू ड्यूटी, sit alone in a room, ask yourself whether you are fulfilling all your duties. Maybe, I don't know. You think over. तो connected to me, I would say कि 2 जगह पे कई बच्चे अभी भी 8th स्टैंडर्ड में अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहे, एंड आई वुड लाइक टू fold my hands, request all of my dear बच्चास that first thing, जैसे ही फ्राइडे में एग्जाम रख रही हूँ, यू हैव टू गिव एग्जाम बाय सैटरडे नाइट। अगर उसके बाद पेपर आए तो आई एम नॉट गोइंग टू चेक डियर, तो 2 दिन इनफ, आई थिंक सो, और 1 हफ्ते पहले से तुम्हें टाइम टेबल भी मिल गया था, राइट। ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे एमसीक्यू फ्रॉम योर नोट्स, बट क्वेश्चन आंसर्स हैव अ लुक एट दी टेक्स्ट बुक के पीछे से एक्सरसाइज मेरे से पूछ लूँगी, सो डू नॉट वरी, इजी पेपर बट वेरी सिंपल, बी इन डिसिप्लिन। मैनरिज्म्स तो बहुत हैं तुम्हें, लेकिन मैनरिज्म कहाँ पे कब कम पड़ जाएगी अगर तुम डिसिप्लिन में नहीं काम करोगे। तो आई वॉन्ट दैट, आई नो यू ऑल आर वेरी स्वीट लविंग, बट उससे काम नहीं चलेगा। ओनली स्वीटी चिल्ड्रन, क्यूटी चिल्ड्रन से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन नाउ, तभी जाके स्कोर होंगे मार्क्स। तो क्या करेंगे हम, बाय सैटरडे नाइट प्रोवाइड योर पेपर्स ऑन 8 एग्जाम पेपर्स @gmail.com, राइट। एस लगाना है एग्जाम पेपर्स में। कई बच्चे ऐसे नहीं लगाते पेपर्स में, फिर कहते हैं हमें हमारा पेपर वापस मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला, मेल आईडी गलत है। तो प्लीज़ 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 वर्क हार्ड, प्ले अ लॉट ऑल्सो एट द सेम टाइम, लेकिन पहले काम खत्म कर लो। ये मत कहना कामिनी मैम ने कहा था खेलो, नो, पहले अपना काम कंप्लीट कर लो, देन एंजॉय। शाम को 5 बजे के बाद यू कैन एंजॉय, ठीक है। एंड प्रोवाइड योर पेपर्स नीट एंड टाइडी, आई वुड से वेरी नीट एंड टाइडी। वैसे तो काफ़ी नीट है 8th के बच्चे बड़े बच्चों से, बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू बी एट द टॉप। 8th स्टैंडर्ड सबसे छोटे हैं इंस्टीट्यूट में, बट आई वुड से शो दैट टॉप मोस्ट एटीट्यूड, मस्त एकदम टोटली क्लीन नीट परफेक्ट, मतलब पेपर ब्लैंक मत छोड़ देना कि देखो मैम मैंने कितना मस्त नीट रखा है पेपर, नो, राइट नीटली। सेकेंड, आई वॉन्ट दैट यू राइट योर नेम, रोल नंबर, स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट एंड लेसन नंबर। इतना तो लिख ही सकते हो नीटली,
और ठीक जगह पे ही मेल करना ताकि मुझे मिल जाए, तो मैं टाइम पे तुम्हारा पेपर चेक करके नेक्स्ट डे यू विल गेट इट. इट मे बी पॉसिबल कि उसी दिन मैं दे दूँ. ठीक है. सो प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. मैंने व्हाट्सएप भी किए इंस्ट्रक्शन, फॉलो इट एंड शो इट टू योर पेरेंट्स. व्हाट्सएप पे मैसेजेस, इफ़ बाई चांस दे बहुत बिजी रहते हैं पेरेंट्स, तो शायद नहीं देख सकते हो सारे मैसेजेस तुम्हें जो हम करते हैं. शो इट टू देम एट द सेम टाइम सो दैट दे कैन सपोर्ट यू इन मूविंग अहेड. फंडामेंटल राइट्स, तो वही मैं कह रही थी कि ड्यूटीज, राइट्स के लिए तो हम लड़ रहे हैं. मम्मा ये बनाओ आज, मम्मा वो बनाओ, क्या मम्मी ये बनाया मुझे नहीं अच्छा लग रहा, ये टेस्टी नहीं है, वो टेस्टी नहीं है, तो तुम खुद बना के सबको खिलाओ घर में. वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं करनी, क्योंकि कहोगे वी आर स्टिल स्मॉल. ठीक है, छोटे हो तो अपनी एक ड्यूटी परफॉर्म कर लो. एज आई टोल्ड यू, जैसा लंबा जो मैंने भाषण दे दिया, टाइम पे पेपर दे दो, टाइम पे पढ़ाई कर लो और टाइम पे खेल भी लो और टाइम पे सो जाओ. सुबह जल्दी उठ लो, डू अ बिट ऑफ एक्सरसाइज, अगेन फ्रेश फॉर अ न्यू डे, अ न्यू लाइफ, राइट. सो फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर प्रोवाइडेड बाय Indian Constitution that was adopted on 26 November 49 but was put in use on 26 Jan 1950. Already मैंने बता दिया पहले. Now fundamental rights of Indian citizen gives us a guarantee that the Indian citizen, that is resident of the land, can lead a peaceful life as long as they live in this country, that is inhabit the country. अब फंडामेंटल राइट इंडियन सिटीजन को क्या प्रॉमिस दे रही है? गारंटी मतलब एक प्रॉमिस दे रही है कि यू आर द रेसिडेंट ऑफ दिस लैंड, दैट इज इंडिया. तो तुम्हें राइट है कि तुम्हें, और हम मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कह रही है कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपको सारी राइट्स मिलेगी. यू कैन लिव अ पीसफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ एज लॉन्ग एज यू लिव इन दिस कंट्री एज ए इंडियन सिटीजन. द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन आर मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर टू ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज. अब यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है कंट्रीज की, तो रेक्टिफाई कर लेना. तो फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन सिटीजन्स को मिले हैं वो बाकी के डेमोक्रेटिक कंट्रीज के सिमिलर है. तो लेट्स सी. द इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स टू इंडियन सिटीजन इंक्लूड द फॉलोइंग: इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब हर एक इंडियन सिटीजन को इक्वालिटी मिलेगी व्हेन दे गो इन फ्रंट ऑफ द जुडिशरी इफ दे आर नॉट गिवन द राइट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द लॉ, या अगर कुछ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उनका सोसाइटी में, तो दे कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ. वहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वल. फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यू कैन फॉलो द रिलीजन ऑफ योर चॉइस. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, पीसफुल असेंबली, मतलब कि तुम यूनियन बना सकते हो. तुम नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एडल्ट इंडियन सिटीजन 18 एंड अबाउ. तो एक ग्रुप बना सकते हैं, फिर एक जगह पे कहीं पे तुम मिल भी सकते हो, मीटिंग भी कर सकते हो, लेकिन ये सब पीसफुल होना चाहिए. असेंबली मतलब कमिंग टुगेदर ऑफ मैनी पीपल. तो फ्रीडम है, असेंबल हो जाओ, एक जगह पे मिलो, लेकिन पीसफुली. नो आर्म्स एंड एम्यूनेशन, कोई हथियार नहीं हाथ में, नो वायलेंस. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सभी इंडियन सिटीजन को एक फ्रीडम मिली है दैट यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स इन मीडिया एंड इन वर्ड्स और बाय जेस्चर्स. जेस्चर्स मतलब एक्शंस. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, मतलब अब ये देखो 1 2 3 4 और ये है तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, लेकिन वैसे 6 राइट्स दी गई है हमें. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक राइट मिसिंग है, एजुकेशन राइट्स एंड ऑल, कल्चरल राइट. तो बाद में वो तुम ऐड कर सकते हो, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स. तो ये जो हमें 5 राइट इनिशियली जो मिलती है, ये जो हमारी 6th राइट है, यहाँ पे 5 है. एज आई टोल्ड यू राइट 1 ओवर ईयर, तो 6 हो जाएगी टोटल, लेकिन हमेशा लास्ट में ये ही लिखनी है 6 1. तो ये 6 राइट अगर हम कैंसिल कर दें, राइट, तो क्या होगा कि अगर सपोज हम ये राइट हमने कैंसिल कर दी, क्या होगा? अपने आप ये कैंसिल हो जाएगी. बट आई वुड से कि ये जो सारी राइट्स है हमारी, सबसे इंपॉर्टेंट एज आई सेड इज दिस वन. दिस राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर?
and it is this one, very 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 important. By chance you are not getting say this particular, या रिलेटेड टू एजुकेशन, अगर तुम्हें राइट नहीं मिल रही, फ्रीडम नहीं मिल रही, देयर इज़ वन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी है, तो अगर ये सारी राइट्स हमें नहीं मिल रही तो होगा क्या, राइट? यू विल सी कि ये राइट नहीं मिलेगी, तो कोई एक राइट अगर यहाँ पे नहीं मिल रही, यू विल नॉट बी एबल टू गो टू द कोर्ट. वाई? क्योंकि ये ही नहीं है, ये वाली राइट ही कैंसिल हो गई है. तो दिस राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फिर अब अगर यहाँ से कोई राइट नहीं मिलती तो यू कैन गो टू द कोर्ट ये राइट का हाथ पकड़ के. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये राइट क्या कहती है? दैट कैच माई हैंड, आई विल टेक यू टू द कोर्ट एंड जुडिशरी विल गिव यू राइट जजमेंट, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. नाउ नेक्स्ट, योर इज द एंड, दैट इज अ फिनिश्ड पोर्शन. बट यहाँ पे एक छोटा सा मैं तुम्हें एक स्लाइड, आई वुड से, चलो तुम उसको भाषण ही ले लो, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जैसे ही ये वीडियो हम अभी एंड करने जा रहे हैं, दिस चैप्टर, लर्न द क्वेश्चन आंसर्स आफ्टर यू गिव योर टुमारोज टेस्ट. इसलिए मैं कहती हूँ टाइम पे दे दो टेस्ट. अगर कल टाइम पे दे दोगे तो यू विल गेट अगेन सैटरडे संडे टू डू एंड लर्न दोज चैप्टर्स जो हमने अभी अभी किए हैं, जैसे ये एसएस का, तो वो तुम कर सकते हो सैटरडे संडे में आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बैठ के. तो उसकी जब टेस्ट आएगी तो वो इजी हो जाएगा. सो आई टेल यू, फॉलो द टाइम टेबल. अब वेरी इंपॉर्टेंट, द मोमेंट यू कंप्लीट सीइंग दिस वीडियो, डाउट्स कोई है तो लिख लो, देन गिव मी अ कॉल. ऑलवेज फॉलो दिस सिस्टम कि एक बुक हमेशा बाजू में रखो. कोई डाउट्स है तो दूसरी बार वीडियो देख लो और वहाँ पे वो लिख लेना एंड आस्क मी. अब सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर दिस वीडियो वन मोर वीडियो विल फॉलो ऑफ इंग्लिश. अब ये तुम्हें ये है गुजरात बोर्ड वालों का, दैट इज़ वन चैप्टर वन पोएम. बट आई वुड रिक्वेस्ट कि ये मत कहना कि वी डोंट हैव गुजरात बोर्ड की गवर्नमेंट की इंग्लिश की बुक. I would request all my dear children, my very cute little children, that see that English chapter also and poem, because always I tell कि it so happen भी अगर तुम्हें नहीं है, I would always insist, please see it. The only reason, वो इतने interesting stories होती हैं and there is some message always that story है के साथ रहेगा, जो हमेशा मैं तुम्हें डिटेल में समझाती रहती हूँ. तो ये आज की जो मैं स्टोरी तुम लोगों को जो मैं इंग्लिश के वीडियो में बताने वाली हूँ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज़ ऑन फ्रेंडशिप एंड यू विल एन्जॉय. तो वंस अगेन वन हार्टी रिक्वेस्ट विथ माई हैंड्स फोल्डेड टू यू दैट सी ऑल द इंग्लिश वीडियोज़, नॉट ओनली ऑफ हनी ड्यू बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर और पूरा तो गुजरात बोर्ड की बुक मैं तुम्हें नहीं बताने वाली. इस इन बिटवीन उन स्कूल के बच्चों को या इट्स सो हैपन वाली स्कूल के बच्चों को बीच बीच में कोई चैप्टर ले लेते हैं. तो इट्स सो हैपन तो मुझे पूरा करना ही है, बट कहीं पे गुजरात बोर्ड की बुक में थोड़ा बहुत स्किप करेंगे, थोड़ा इंक्लूड करेंगे. तो अकॉर्डिंगली आई विल बी टेलिंग यू दो स्टोरीज विच आर गोइंग टू बी अटरली इंटरेस्टिंग. सो वॉच द वीडियो एंड दोज पीपल हु डोंट हैव दैट बुक नीड नॉट डू द होमवर्क and need not give the test also of that particular chapter, but see the video. That's only one request from my side. So thank you for listening. और मैं एडवांस में थैंक यू कह देती हूँ तुम लोगों को कि तुम लोगों ने इंग्लिश का वीडियो देखा, उसलिए थैंक यू वेरी मच. एंड येस, एडवांस में थैंक यू इसलिए भी कहना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने टाइम पे टेस्ट भी दे दी, ये मैंने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है. सो इट्स जस्ट thank you always to all of my children, to my bachas. Big thanks for you always listening to the lectures. I know very lovingly you are listening because it's very lovingly I am giving the lecture. तो जब मैं lovingly दूंगी तो naturally तुम lovingly उसे सुनोगे, and that is what we will make the journey very full of joy, happiness, because as such you don't get the time, not time, you get enough of time. लेकिन ये जो टाइम पीरियड बाहर का जो चल रहा है
So we are not able to move out, and you can't go and play, I can't go out and do my shopping, yeah, enjoy the Sundays. तो it's okay. आई कॉन्ट इवन सबसे मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि मैं बाहर निकल के मैं इंस्टीट्यूट नहीं जा पा रही, जहाँ पे मैं अपने प्यारों बच्चों को रोज़ रोज़ मिला करती थी. वी यूज़ टू एन्जॉय अ लॉट. अगर तुम्हारे कोई बड़े भाई बहन हमारे यहाँ पढ़ के गए, जस्ट आस्क देम. वी यूज़ टू लिटरली एन्जॉय दी स्टडीज़. तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे भी मैं वही एन्जॉयमेंट के साथ तुम्हें वो लेक्चर्स दूँ. And whenever I give lectures, I always imagine that my small children are sitting in front of me. So thank you once again. I'm really very thankful to all my children for being there, for being supportive. And मेरा एक message अपने parents को देना that ma'am is very thankful to all of your parents for being a great support to us in this COVID time period also. This is a very strongly we are standing over here very lovingly and with a big smile we are giving lectures to you. It's all because of your parents and you. So once again, thank you. God bless.